नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले अजीत पवार अध्याय में रोज नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं। अजीत अपने हिस्से की कहानी लिख रहे हैं और शरद पवार खुद को मजबूत करने के लिए इस कहानी को नया ट्विस्ट देने की जीतोड़ कोशिश में लगे हैं। शरद पवार दावा कर रहे हैं कि वो कहानी को पलट देंगे, किरदारों को बदल देंगे। वैसे दावे अजीत पवार गुट के भी कम नहीं। दोनों ही गुट खुद को 21 साबित करने में लगे हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, पवार के शक्ति प्रदर्शन में पावर किसके पास है? सारा खेल पावर का है और पॉलिटिक्स में कुर्सी उसके पास होती है जिसके पास नंबर होते हैं। फिर वो कुर्सी पार्टी की हो या फिर सरकार की। और इस नंबर में अजित पवार गुट 40 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा कर रहा है। पवार परिवार के बीच सियासी वर्चस्व की जंग का आज औपचारिक आगाज हो गया। भतीजे अजीत पवार और चाचा शरद परिवार के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असल बॉस की पहचान के लिए दोनों पक्षों ने आज की ही तारीख का ऐलान किया था। दोनों पक्षों की शक्ति प्रदर्शन का मकसद साफ था कि दुनिया को पता चल जाए कि एनसीपी की घड़ी में किस पक्ष का वक्त मजबूत चल रहा है। आज अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा के एमईटी कॉलेज में अपने विधायकों और समर्थकों को बुलाया था, जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार देने वाले शरद पवार ने अपने समर्थकों को पाए बी चौहान सेंटर में बुलाया। दोनों जगहों पर आज सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं के जमावड़े और अजीत दादा के समर्थन में नारेबाजी के बीच एनसीपी के दिग्गज नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हुए। पहले प्रफुल्ल पटेल आए, छगन भुजबल आए और दावा किया कि असली एनसीपी अजीत पवार के ही साथ है। आने वाले भविष्य में हम किस तरह आगे जाते हैं, आप देख रहे हैं कि जो भीड़ उमड़ी है, जो सैलाब उमड़ा है कार्यकर्ताओं को, यही बिल्कुल जो है आपके लिए दिखाई देता है साफ कि लोग कहां जा रहे हैं। नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए तो उसके थोड़ी ही देर बाद अजीत पवार अपने लाओ लश्कर के साथ पहुंचे। अजीत के समर्थन में विधायकों का जुटना शुरू हुआ और दावा किया गया कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। विधायकों और पार्टी के नेताओं का समर्थन दुनिया को दिखाने के लिए उनसे हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाए गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बैठक के बिल्कुल बगल में इस तरह के काउंटर जो जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के हर जिले का एक काउंटर यहाँ पर लगा गया है। मुंबई हो, बीड़ हो, संभाजीनगर हो, अकोला हो, हर जिले का काउंटर यहाँ पर लगाया गया है। और इस काउंटर पर सभी जिलाध्यक्ष जो पार्टी के आए हैं, तालुका लेवल के जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर एफिडेविट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यही सारे एफिडेविट जो है ये एक प्रूफ के तौर पर आगे जाकर इलेक्शन कमीशन में सौंपने के काम आएंगे। बैठक जब शुरू हुई तो अजीत पवार के खेमे में एनसीपी के कई बड़े चेहरे साथ थे। प्रफुल्ल पटेल से लेकर सुनील तटकरे तक और छगन भुजबल से लेकर धनंजय मुंडे तक अजीत पवार गुट के नेताओं की बैठक में बड़ी संख्या में विधायक भी मौजूद थे। बैठक के बाद अजीत पवार ने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपने चाचा शरद पवार पर जोरदार हमला किया। अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी 60 की उम्र में रिटायर होते हैं। यहाँ तक कि सियासत में भी बीजेपी में 75 साल में नेता रिटायर होते हैं, लेकिन आप 83 साल की उम्र में भी सियासत में बने रहना चाहते हैं। आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे, पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर
महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो. IAS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं. अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. दूसरी तरफ शरद पवार कैंप में भी शरद के प्रति श्रद्धा रखने वाले विधायकों का पहुंचना जारी रहा, लेकिन यहां नंबर गेम में शरद पवार पिछड़ते नजर आए. अपने भरोसेमंद और वफादार कार्यकर्ताओं के बीच शरद पवार पहुंचे. यहां अजीत के शरद की उम्र पर उठाए गए सवालों का जवाब सुप्रिया सुले ने दिया. सुप्रिया ने कहा कि उम्र महज एक नंबर भर है. बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा. आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय. ही लढाई आहे ती. लड़ाई छिड़ गई है तो मुकाम तक भी पहुंचेगी. दोनों ओर से एक एक कदम आगे बढ़ने की कवायद शुरू हो चुकी है. अब मामला दो जगह जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे कि अजीत गुट को मान्यता दी जाएगी या पवार गुट ही विधानसभा में सिरमौर रहेगा. दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी तय करना होगा कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह किसको दिया जाएगा. मुंबई से ऋतिक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. पवार परिवार की पावर पॉलिटिक्स में आज का दिन बेहद अहम था, क्योंकि दोनों गुटों की अलग अलग बैठकें हुई और इन बैठकों ने साफ कर दिया कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. एनसीपी में टूट हो चुकी है और जल्द ही इस पर औपचारिक मोहर भी लग जाएगी. हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, एनसीपी में बंटवारे से किसका फायदा? आज की दोनों बैठकों को देखने के बाद यह साफ हो गया कि कौन किसके झंडे तले खड़ा है. लेकिन अभी लड़ाई का एक मोर्चा विधानसभा भी है और चुनाव आयोग भी, जहां दावों से काम नहीं चलेगा, बातों को कानून के दायरे में साबित करना होगा. पवार परिवार में बगावत का बिगुल फूंका जा चुका है. चाचा भतीजे के बीच पार्टी को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं. आज अजित पवार और शरद पवार ने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि पार्टी का बंटवारा तय हो गया है और अब केवल कब्जे की औपचारिकता रह गई है. महाराष्ट्र में आज एक साथ दोनों पवारों ने शक्ति दिखाकर ये साफ करने की कोशिश की कि उनके बीच अपने अपने फैसलों को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है. एनसीपी के 53 विधायकों को भी आज अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अंतिम मौका दे दिया गया था. लिहाजा विधायकों की जिधर श्रद्धा थी वो उधर नजर आए. लेकिन चाचा भतीजे की इस जंग में पलड़ा भतीजे अजित पवार का भारी पड़ा. अजित पवार ग्रुप की तरफ से दावा किया गया कि उनकी तरफ 40 से ज्यादा विधायक हैं, जिनमें से 32 तो आज अजित पवार के साथ मौजूद भी थे. बैठक तो हो गई है आखिरकार. अभी तो आप बताएंगे कि क्या आगे करने वाले हैं. इलेक्शन कमीशन में गए आप? देखिए, अभी साफ साफ बात है यहाँ पे अजित दादा ने रखी है, और जो कुछ अभी लीगल बैटल शुरू हो गए हैं वो आखिर तक जाएंगे. आखिरकार कितने विधायक थे? कुछ आंकड़ा बता सकते, कितने विधायक थे? मोर देन 40. जिस एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया, उसी एनसीपी में अब शरद पवार का वर्चस्व कम हो गया है. आज शरद पवार के साथ केवल 16 विधायक ही खड़े नजर आए. आज की बैठक ने यह साफ कर दिया कि एनसीपी का भविष्य भतीजे पवार के पीछे खड़ा है. पवार परिवार की इस जंग में अब दावा पार्टी के नाम, निशान और पहचान का है. शरद पवार ने साफ कर दिया है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्हीं के पास है. या पक्षानुसार ही घड्याळाची खूण आमची आहे. ठीक आहे, तुम्ही म्हणू शकता की निवडणूक आयोगाने घड्याळाची खूण कुणाला दिली, हे सगळ्या देशाला माहिती. आणि मी तुमच्यासाठी सांगतो, खून कुठे जाणार नाही ही गोष्ट खरी आहे. पण खून हे देशाचं राजकारण करत नाही. त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ,
चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही. दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार गुट को 53 एनसीपी विधायकों में से 2/3 यानी 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। तभी उनके गुट को न केवल विधानसभा में मान्यता मिलेगी बल्कि चुनाव चिन्ह पर भी कब्जे का उनका दावा मजबूत होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता पर तलवार लटकने लगेगी। पास उधर भी जाएंगे क्या? अभी कल मुझे बुलाएंगे, आ जाओ, मैं भी जाऊंगा। हम तो समझ वापस नहीं, मतलब दर्शन के लिए जाएंगे ना हम। क्यों सर, आपके साथ कितने विधायक? भूमिका से हम दूर नहीं हो गए। शरद पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग में अर्जी दे दी गई है। आयोग को बता दिया गया है कि पार्टी अध्यक्ष की सहमति और राय के बिना फैसला लेने वाले 9 विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। शरद पवार गुट ने आयोग से ये भी मांग की है कि एनसीपी पर उसके नाम और निशान पर अगर कोई दावा करे तो चुनाव आयोग पहले शरद पवार गुट की भी सुनवाई करे। राजनीति में रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, कच्ची डोर से बंधे होते हैं। न जाने कब कौन झटक दे और डोर टूट जाए। राजनीति में रिश्ते रातों रात बदल भी जाते हैं और ये बात अजीत पवार से बेहतर कौन जानता है। लिहाजा चाचा से अलग होने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अजीत पवार हर उपाय कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, समर्थकों से हलफनामे पर हस्ताक्षर क्यों करवा रहे हैं अजीत पवार और उनका खेमा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। एनसीपी बागी गुट के नेता अजीत पवार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पूरा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा, वहां पर उनकी चीजें कैसे साबित होंगी, उसके लिए सारे हथकंडे अजीत पवार और उनके बागी गुट द्वारा अपनाए जा रहे हैं। मुंबई के एमईडी कॉलेज में हुए आज जो सभा शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार के खेमे द्वारा जितने भी एमएलए वहां पर पहुंचे थे, उस जगह पर उनसे हस्ताक्षर लिए गए, फॉर्म जो है वो भरवाए गए, जिसमें वो किस गुट को सपोर्ट करते हैं उस चीज की सारी चीजें लिखी गई थी। ऐसे में अजीत पवार और उनका बागी खेमा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। जब भी कभी भी किसी भी पार्टी में टूट फूट होती है तो लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाती है, एक सियासी और दूसरा कानूनी। ऐसे मौकों पर दल बदल कानून सीन में आ जाता है। अगर इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक अलग हुए गुट के पास नंबर है तो ठीक, नहीं तो इस कानून का चाबुक चल जाता है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत गुट को क्या करना पड़ेगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। एनसीपी का बागी गुट अजीत पवार की अगुवाई में लगातार ये दावे कर रहा है कि उनके पास 40 से अधिक एमएलए का सपोर्ट है। वहीं एक तरफ शरद पवार है जो कह रहे हैं कि आम लोग और एमएलए उनकी तरफ है। मगर दल बदल कानून क्या कहता है? अगर 2/3 एमएलए अजीत पवार के पास नहीं आते हैं, जिस चीज का दावा अजीत पवार करते हैं, तो उन पर दल बदल कानून जो है वो लागू किया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे एक बात ये भी होगी कि जिस जल्दी में डीसीएम की कुर्सी अजीत पवार को मिली है, उतनी ही जल्दबाजी में उनकी डीसीएम की कुर्सी उनसे छीन भी सकती है। ऐसे में लगातार अजीत पवार और उनका बागी गुट यही दावा कर रहा है कि उनके पास जो एमएलए हैं उनकी मेजॉरिटी 40 से अधिक है और वो अजीत पवार को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आज की बैठक के बाद यह साफ है कि फिलहाल अजीत पवार और शरद पवार की राहें अलग हो चुकी हैं, लेकिन जंग लंबी चलेगी। कौन किसके साथ है काफी हद तक साफ हो चुका है। अब लड़ाई पार्टी के नाम और निशान पर कब्जे की है और ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या तेज होगी पार्टी पर कब्जे की जंग? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। लगातार एमएलए को अपनी तरफ खींचने की कवायद दोनों पक्ष कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है अजीत पवार लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं। अब औपचारिक तौर पर भी ये खुलासा सामने आ गया है कि एनसीपी में छूट पड़ गई है और दोनों पक्ष जो हैं अलग हो गए हैं। अब पार्टी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह और पार्टी किसकी होगी, उस पर तनातनी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास एक लेटर देके शरद पवार ने कह दिया है कि हमने
9 लोग, जो 9 बागी एमएलएज हैं, उनको हमने निष्कासित कर दिया है। अजित पवार की बगावत से महाविकास आघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन हलचल एनडीए खेमे में भी है। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी असहज दिखाई दे रही है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, अजित पवार के सरकार में शामिल होने से क्यों असहज हुआ शिंदे खेमा? जब तक सीन में अजित पवार की एंट्री नहीं हुई थी, तब तक शिंदे खेमे को लगता था कि राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर उनकी भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अजित के आने से हिस्सेदारी बटेगी, उनकी बार्गेनिंग पावर भी घटेगी। महाराष्ट्र में सियासत ने अचानक ऐसी करवट बदली जैसे कोई भूचाल आ गया हो। अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद से जो हलचल मची है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। एनसीपी के दोनों धड़ों की तरफ से लगातार बैठकें हो रही हैं। सियासी शहमात को लेकर रणनीति पर रणनीति बनाई जा रही है। इन सबके बीच अजित पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट के अंदर हलचल मची हुई है। एनसीपी में सियासी उठापटक से बीजेपी और अजित पवार के लिए तो सब कुछ मुफीद है, लेकिन शिंदे कैंप के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिस दिन अजित पवार समेत 9 मंत्रियों ने महाराष्ट्र सरकार में शपथ ली थी, उस दिन से ही शिवसेना के अंदर खाने नाराजगी की आवाजें सुनाई पड़ने लगी थी। दरअसल इस नाराजगी के पीछे की अहम वजह है सत्ता में भागीदारी कम होना। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के साथ ही 9 मंत्री पद भी उधर चले गए, जबकि शिवसेना के विधायक मंत्री बनने की आस लगाए बैठे ही रह गए। देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। शिवसेना के नेता खुद पार्टी में नाराजगी की बात मान रहे हैं। महाराष्ट्र में इतनी तेजी से सियासी घटनाक्रम बदला, जिससे शिवसेना नेताओं की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। जाहिर है महाराष्ट्र के साथ साथ आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शिवसेना को जितनी जगह मिल सकती थी अजित पवार के आने से, उसमें भी अब कटौती का डर शिवसेना नेताओं को सता रहा होगा। नाराजगी तो है थोड़ी पर, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोग दूर करेंगे उनके लोगों की नाराजगी। एक इसके सपने में भी नहीं कोई सोच रहा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ सो हुआ। राजनीति में और खेल में कभी भी कुछ भी क्या हो सकता है, उसका उदाहरण है ये परसों का एनसीपी का आने का। तो ठीक है, अभी आया है चाचा को, काका को बच्चा छोड़ के, तो उसका शुक्र तो कोई ना कोई करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने किया। अभी जो उन्होंने लिया निर्णय है, नाराज तो थोड़े बहुत लोग हमारे हैं, लेकिन उनका हम लोग निकालेंगे, उनको ऐसी नाराजगी निकाल देंगे। हालांकि शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में घटती भागीदारी को लेकर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जबकि अजित पवार समेत एनसीपी नेताओं के साथ आने पर सीएम शिंदे ने न सिर्फ उनका स्वागत किया था, बल्कि खुशी जताते हुए महाराष्ट्र में डबल से ट्रिपल इंजन की सरकार होने का जिक्र तक किया था। मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र में सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि शायद सीएम शिंदे को भी बहुत कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इससे अपनी ही पार्टी के अंदर असंतोष उभर सकता है। हालांकि अजित पवार प्रकरण को लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का तो यहां तक कहना है कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री भी बदल सकता है। अजित पवार की बगावत ने कई मायनों में महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदले हैं। महाविकास आघाड़ी में जो रुतबा पहले एनसीपी का हुआ करता था, वो अब नहीं रह गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे पहले ही कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने आप मजबूत हो गई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, एनसीपी में फूट से क्या कांग्रेस को मिलेगा मौका?
इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। अब जब एनसीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों में से 2 पार्टियों के जो गुट हैं वो बढ़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की बात करें तो वो पार्टी कमजोर दिखती है, वहीं एनसीपी की बात करें तो वो पार्टी भी इस पूरे गुटबाजी होने में कमजोर हो गई है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास बड़ा मौका है कि वो अब राज्य में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का किरदार निभाए और अपने जो राजनीति चीजें हैं उसको आगे लेके जाएं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।